मेरा नाम सूरजवीर, मैं धौलपुर राजस्थान का निवासी हूँ। जैसा कि आपने सुना होगा धौलपुर के बारे में, ये चंबल के बेहड़ और डकैतों के लिए फेमस था, लेकिन आज समय के अनुसार परिस्थितियाँ बदल गई हैं। मेरे मित्र, बहुत सारे फ्रेंड, सीनियर्स और मेरे जूनियर्स और मेरे जो आसपास के लोग हैं, आज वो एक बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़, बड़े बड़े संस्थानों में पढ़ रहे हैं, जैसे कि IIT बॉम्बे, दिल्ली और बहुत सारी जगह। तो जो एक प्रकार की जो मनोवृत्ति थी, आज वो पूरी रूप से परिवर्तित हो चुकी है। हाँ, तो मैं एक UPSC एस्पायरेंट हूँ और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अपनी एक जिंदगी के बारे में शेयर करूँगा कि किस प्रकार से मैंने स्कूल से कॉलेज और कॉलेज से कोचिंग और कोचिंग से अपने घर पे जो वर्तमान परिदृश्य में जो महामारी चल रही है, उसके चलते हुए मैंने अपने आप को किस प्रकार इस महामारी की समस्या को देखते हुए अपने आप को किस प्रकार मैंने इसमें परिवर्तित किया है और दिल्ली से अपने रूम को किस प्रकार यहाँ धौलपुर छोटे से शहर में शिफ्ट किया है और अपनी समस्या को किस तरीके से टैकल किया है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार मेरे स्कूलिंग हुई और किस प्रकार मैं यूनिवर्सिटी पहुँचा और किस प्रकार मैंने कोचिंग की और फिर कोचिंग के बाद मैंने क्या क्या स्टेप लिए इस वीडियो में। और अब सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं इस बार अपना प्रीलिम्स दूंगा, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है और 2020 का जो अक्टूबर में जो अटेम्प्ट आएगा उसको मैं देने जा रहा हूँ। और अब मैं अपने स्कूलिंग के बारे में चर्चा करूँगा। मेरी जो स्कूलिंग है जवाहर नवोदय विद्यालय धौलपुर से हुई है, जो एक केंद्रीय विद्यालय है और ये केंद्रीय भारत सरकार के एक उपक्रम की तरह इसको रन किया जाता है। इस जो केंद्रीय विद्यालय ना, यहाँ एक शिक्षा का इस प्रकार का माहौल है कि जो बहुत बड़े बड़े जो विद्यालय ना, उस प्रकार का माहौल से भी अच्छा इसमें माहौल मिलता है। ये पूर्ण तरीके से निःशुल्क होता है, SC ST के लिए निःशुल्क होता है, लेकिन OBC और जनरल के लिए कुछ मात्रा की फीस लगती है। इसके लिए आपको एक एंट्रेंस देना होता है। इस विद्यालय में इस प्रकार का एक एनवायरनमेंट मिलता है जिसमें बच्चे का एक चहुमुखी विकास होता है। इसमें पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेलना और बहुत सारी जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी है उनके बारे में चर्चा की जाती है। तो इस विद्यालय से मैंने अपनी स्कूलिंग की थी। तो जो मेरा एक जो ड्रीम था IAS बनने का, वो उसकी जो एक तरीके से जो विचार था वो मेरा इसी स्कूल से होना था, क्योंकि इसमें इस तरीके का माहौल था। और जो भी मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं, लगभग हम 10 से 12 फ्रेंड हैं, वो भी 10 से 12 फ्रेंड हैं, वो भी UPSC की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि इस तरीके का एक जुनून, एक इस तरीके का एक वातावरण जब मिल जाता है तो हमारी भी जो माइंड सेट है ना, वो इसी तरीके से बन जाता है। जो हमारे प्रिंसिपल सर से बहुत अच्छे थे, हमें रोजाना एक तरीके की स्पीच देते थे, तो हमारा भी एक तरीके से रुझान भी इस तरीके की तरफ चला गया। जब हम 7th 8th क्लास में थे तो हमको हमारे सर बोलते थे कि आप अपना एम और नेम डिटेल्स अपने बेड पर लगाओ। तो उसी दिन से हमने जब सोचते थे कि क्या बनना है, तो हमने सोचा कि हमें तो IAS बनना है। उसी दिन से हमें एक हमारा सपना था कि हमें एक IAS बनना है। इस प्रकार मैंने 12th जवाहर नवोदय विद्यालय से पास आउट करके फिर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचा। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद मैं कोचिंग पहुंचा। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे अच्छे प्रोफेसर्स, जैसे कि आपको पता है कि पूरे इंडिया की एक अच्छी संस्थान में नाम है, और ग्रेजुएशन के लिए जो जितने भी UPSC एस्पायरेंट हैं और जो चाहते हैं, वो उनका एक तरीके से सपना रहता है कि हम दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ें। और क्योंकि यहाँ पे एक इस तरीके का माहौल मिलता है, UPSC के लिए पढ़ने के लिए एक अच्छे से हमें तैयारी मिलने का एक माहौल मिल जाता है, क्योंकि यहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं, जो हमारा सिलेबस है, बिल्कुल उसी तरीके से हमारा उसी लय में ढाला गया जैसे कि UPSC का सिलेबस है। तो इस प्रकार मेरा भी सपना था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ें, तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। वहाँ पर हमें ऑक्सफोर्ड जैसे यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर से रूबरू होने का मौका मिला और हमने वहाँ से अपना बहुत सारा उनसे अपना अनुभव लिया। इसी दौरान फिर मैंने सोचा कि एक UPSC का भूत सवार था, तो मैंने सोचा कि मुझे UPSC करना है। जैसे ही मैं फर्स्ट ईयर में पहुंचा तो मैं जाते ही मैं सीधा एडमिशन लेके और मैं कोचिंग की तरफ मैं चला गया। तो कोचिंग के लिए बहुत सारे जो रिसेप्शनिस्ट वगैरह बैठते हैं, तो उनसे मैंने जाके कहा कि किस प्रकार से क्या फीस है और मुझे कोचिंग करनी है। तो उन्होंने मेरी एज पूछी, तो मैंने बताया कि मेरी एज 17.5 है। तो उन्होंने मुझसे बोला कि अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी फर्स्ट ईयर आप अपनी कॉलेज से करो और ज़्यादा थोड़ा नॉलेज होगा, तो उसके बाद आप फिर आना, हम फिर आप कोचिंग करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो इसी प्रकार फिर मैंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन नहीं लिया और मैंने थोड़े और जानकारी इकट्ठी करी, प्रोफेसर से मिला, अपने सीनियर से मिला। इस प्रकार मैंने एक रणनीति को तैयार किया। जैसे सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग हुई तो मैं
फिर कोचिंग के लिए पहुंचा और कोचिंग में मैंने एडमिशन ले लिया। फिर एडमिशन लेते ही सबसे पहले जो मैं इस स्ट्रेटेजी के बारे में अब इस वीडियो में मैं अपनी स्ट्रेटेजी और बताऊंगा कि किस प्रकार मैंने कोचिंग में पहुंचकर अपनी यूपीएससी को किस तरीके से जर्नी को कंप्लीट किया जो आज तक चल रही है। इसी दौरान अब इससे पहले सबसे पहले हमें इसके जो 2-3 पिलर होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पिलर तो ये है कि हमें प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन पेपर लेने हैं। सेकंड पिलर हमारा है हमें एक सिलेबस पूरा होलिस्टिक वे में देखना है कि सिलेबस क्या है हमारा और प्रीलिम्स, और फिर उसके बाद मटेरियल कौन सा है। यही हमारे 3 पिलर होते हैं। अगर ये 3 अच्छे से हो जाए ना तो यूपीएससी हम इजीली से क्रैक कर सकते हैं। और इसी चीज़ को मैंने सीखा, अपने सीनियर से सीखा और कोचिंग से सीखा और अपने प्रोफेसर से यही चीज़ मैंने सीखी। तो इस प्रकार अब हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि मेरी कौन कौन सी बुक लिस्ट है और मैंने अपने नोट्स को किस प्रकार प्रिपेयर किया है और किस प्रकार से मैंने अपनी पढ़ाई की है और किस प्रकार मेरा शेड्यूल है। तो इस वीडियो में मैं अपनी बुक लिस्ट के बारे में चर्चा करेंगे कि मेरी बुक लिस्ट कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जीएस फर्स्ट से। इसमें आपको पता ही होगा 4 जीएस के पेपर होते हैं और एक सीसेट होता है, प्रीलिम्स होता है और प्रीलिम्स में सीसेट और एक जीएस 2 पेपर होते हैं और इसमें ऐसे का होता है और ऑप्शनल होता है और इंटरव्यू होता है। इस प्रकार ये इसमें इसके भाग हैं यूपीएससी के। इसलिए अब स्टार्टिंग करते हैं कि मेरी कौन कौन सी बुक लिस्ट रही। तो सबसे पहले हम जीएस फर्स्ट के लिए वो मैं बुक लिस्ट बता रहा हूँ, वो मोर देन इनफ है और अच्छी बुक है, स्टैंडर्ड बुक हैं। अधिकतर जो टॉपर्स हैं वो इन्हीं बुकों को फॉलो करते हैं और यही बुक मैंने फॉलो की है और यही मेरे सर और प्रोफेसर जो लोग हैं उन्होंने यही मुझे सजेस्ट किया है। तो सबसे पहले हम जीएस फर्स्ट के लिए स्ट्रीम और जो सिलेबस में हिस्ट्री है, ठीक है। अब मैं अपनी बुक लिस्ट के बारे में चर्चा करता हूँ कि मेरी कौन कौन सी बुक लिस्ट रही। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि बेसिक्स के लिए तो आपको सबको पता ही कि सभी एनसीईआरटी सजेस्ट करते हैं और वो आपके पृष्ठभूमि पर डिपेंड करता है कि आपका बैकग्राउंड कैसा रहा। कि आप एक साइंस बैकग्राउंड से तो आपको एनसीईआरटी जरूर पढ़नी चाहिए और अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से रहे हैं तो आपको मेरे ख्याल से एनसीईआरटी नहीं पढ़नी चाहिए। तो इसके लिए आपको अपने ऊपर देखना, आप खुद से डिसाइड करना होगा कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो कैसा है। मतलब मुझे सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ रही हैं या स्टैंडर्ड बुक समझ नहीं आ रही हैं, तो वो आपको देखना होगा। अगर समझ आ रही हैं तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और अगर समझ नहीं आ रही है तो आप एनसीईआरटी पढ़ लें। तो अब मैं जो जीएस फर्स्ट है जिसमें सोशियोलॉजी होता है, हिस्ट्री होता है और ज्योग्राफी होता है उसके लिए और कल्चर होता है, उसके लिए कौन कौन सी बुक है मैं आपको बता देता हूँ। तो ज्योग्राफी के लिए तो एक तो ये है भारत और विश्व का भूगोल, ये हमें दृष्टि से मिली थी। तो एक तो मैं इसको पढ़ता हूँ और जो हमारे सर ने कुछ पढ़ाया था, जो हमारे लेक्चर हुए थे, एक वो हो गया और एक ये बुक हो गई। और अगर आप चाहें, अगर इसके अलावा एक और बुक है माजिद हुसैन की, बहुत अच्छी और प्यारी बुक है। अगर आप उसकी टर्मिनोलॉजी भी बहुत अच्छी है, आप उसको ले सकते हैं। और हिस्ट्री के लिए आपको पता है जो इम्पोर्टेंट बुक है आर.एस. शर्मा को पढ़ते हैं, वो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए बहुत अच्छी बुक है और इसकी लैंग्वेज भी बहुत अच्छी है। और हमारे प्रोफेसर थे ना जिन्होंने फर्स्ट ईयर में पढ़ाया, उन्होंने भी इसी बुक को हमें सजेस्ट किया। तो मैं चाहूँगा कि बहुत अच्छी बुक है एंशिएंट के लिए। मिडिवल के लिए आपकी ये सतीश चंद्रा की बुक है, ये बहुत अच्छी बुक है। और आधुनिक भारत का जो इतिहास जो बिपिन चंद्रा, ये बुक बहुत ही शानदार बुक है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। जो हमारी टॉपर थी ना टीना भी, उसने भी यही बुक पढ़ी थी और हमारे प्रोफेसर लोगों ने भी यही बुक सजेस्ट किया और जितने भी सारे हमारे टीचर हैं उन्होंने भी यही बताया है। और आप एक और अगर आप जैसे ज्योग्राफी पढ़े ना तो आपको सबसे पहले एक एटलस और लेना, क्योंकि एटलस से क्या कि पूरी इंडियन ज्योग्राफी है ना वो पूरा मतलब पूरे मैप पे डिपेंड है। अगर आपके पास मैप अच्छे से नहीं आ रहा होगा तो आप इंडियन ज्योग्राफी को कितना भी रट लो ना, कोई फायदा नहीं मिलने वाला। अगर आप मैप अच्छे से आए तो आप इंडियन ज्योग्राफी को बहुत शार्प से आप अच्छे मार्क्स ले आएंगे। देखो जैसे कि आपको देखो, मैंने ये इंडियन ज्योग्राफी हमें सर ने पढ़ाई थी, ये यहाँ से ये वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, जैसे मैंने इनको हाईलाइट किया तो आपको इसी प्रकार से हाईलाइट करना है। और ये देखो जो वर्ल्ड हिस्ट्री में सर ने इस प्रकार से जो मैंने हाईलाइट किए हैं, इसमें लेक हैं, माउंटेन्स हैं और रिवर हैं और जो जितने भी अच्छे अच्छे जो प्लेसेस हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो अच्छे हैं वो आप देख सकते हो। इस तरीके से आपको हाईलाइट करना है। मैंने तो कई बार एक एक कलर से कर लिया, लेकिन आपको अच्छा करे तो आप 2-3 हाईलाइटर भी ले सकते हैं, जैसे कि आपको पता चल जाए कि लेक कौन सी है, माउंटेन्स कौन से हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो आपको एक एटलस भी लेना है और आप प्रैक्टिस करने के लिए एक ये मैप आता है, इसको बोलते हैं कट एंड ड्रॉ।
इसको किसी भी बुक स्टोर से आपको मिल जाएगा। इसमें ब्लैंक जो मैप होते हैं इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इसको प्रैक्टिस किया है। जैसे कि ज्योग्राफी के लिए मैंने इस प्रकार से प्रैक्टिस किया इसको, जो सर पढ़ाते थे क्लासेस में, तो मैं फिर अपने रूम पे आकर मैं उनको ऐसे फिल करता था, जिससे कि एक बार अच्छे से रिवाइज भी हो जाए और सारी चीज़ें हमें अच्छे से आ भी जाएँ। तो इस प्रकार आपको मैप लेना है, ज्योग्राफी हो गया। और सोसाइटी के लिए आपको कुछ नहीं करना है, करंट अफेयर्स होता है हमारा, और करंट अफेयर्स के साथ साथ हमारा जो एनसीईआरटी आती है 11th 12th की सोसाइटी के लिए, मोर देन इनफ। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है, आपका अच्छे से हो जाएगा करंट अफेयर्स और वो सोसाइटी के लिए। जो ये हो गया हमारा जीएस फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब जीएस सेकंड के लिए इंटरनेशनल रिलेशन होता है और आपका पॉलिटिकल जो वाला सेगमेंट है, तो इसके लिए आपको पता ही है कि सबसे फेमस बुक एम लक्ष्मीकांत ही है, और सभी लोग एम लक्ष्मीकांत को ही प्रेफर करते हैं। जितने भी टॉपर्स हैं उन्होंने भी ये पढ़ी है, तो मैंने भी एम लक्ष्मीकांत ही पढ़ी है। तो ये बुक अब ये न्यू एडिशन आया है एम लक्ष्मीकांत का, तो आप इस बुक को खरीद लीजिए। और इंटरनेशनल रिलेशन के लिए जो आपको अच्छे से अगर क्वेश्चन आपको टैकल करने हैं, इंटरनेशनल रिलेशन के बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो ये राजेश सर की एक जो बुक आती है भारतीय विदेश नीति, तो मैंने तो इसको पढ़ा है, बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी बुक है। तो आप एक इसको देख लेना है जीएस सेकंड के लिए। और एक और इसमें जो रह गया इंटरनेशनल रिलेशन हो गया और पॉलिटिकल सिस्टम हो गया, और एक करंट अफेयर्स हमारा रह जाता है। बाकी का जीएस सेकंड में यही सारा कुछ है। जीएस थर्ड के लिए इकोनॉमिक्स के लिए ऐसा है कि देखो, इकोनॉमिक्स के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई सब्जेक्ट मतलब कोई किताब उसके लिए बनी है, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स है ना, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि डायनेमिक है, तो इसके लिए कोई किताब स्पेसिफिक किताब तो है ही नहीं। इसके लिए सिर्फ आपको बेसिक्स आप 11th क्लास की एनसीईआरटी से कर सकते हैं, और उसके बाद आपको करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो मैंने अपने मैंने जो तैयारी की इकोनॉमिक्स की, तो बेसिक्स तो हमारी कोचिंग में हमारे सर ने हमें बता दिया था कि बेसिक्स किस तरीके से, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, रेपो रेट हो गया, एसएलआर हो गया, इंटरनेशनल बैंक ऑफ पेमेंट में बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे सर ने अच्छे से हमें उनके बारे में बता दिया। तो और इसके बाद मैं जो प्रिपेयर कर रहा हूँ, और मुझे अच्छे से थोड़ी मेरी इंग्लिश थोड़ी अच्छी है, तो ये मृणाल सर के नोट्स आते हैं, तो मैं इससे मृणाल सर से ये अपनी इकोनॉमिक्स को कंप्लीट कर रहा हूँ, क्योंकि उनके जो नोट्स हैं बहुत अच्छे हैं और अपडेट भी हैं, तो आप ये देख सकते हैं, और बहुत प्यारे नोट्स हैं। और पिछली बार भी इनके नोट्स से बहुत सारे क्वेश्चन सीधे डायरेक्ट आए थे, और इस वजह से मैंने बेसिक्स मेरा कोचिंग से हो गया था, और डायनेमिक था, और जो सर ने जो नोट्स है, मृणाल सर ने जो नोट्स बनाए थे वो बहुत अच्छे। और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए तो मैंने सर से क्लासेस की थी वो, और एक प्रशासनिक जो है ना, प्रशासनिक की सेकंड आर्क रिपोर्ट, उसमें आपका डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कवर हो रखा है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आपको 9th और 10th की बेसिक साइंस करना है। फिर उसके अलावा जो करंट अफेयर्स में आता है, जो जितने भी मिशंस हो गए और जितना भी बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो भी नई नई घटनाएं होती हैं, वो आपको देखना है। जैसे कि एक कोरोना वैक्सीन के बारे में चल रहा है, तो ये सारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की चीज़ें आपको खुद से प्रिपेयर करनी पड़ेंगी, आपको गूगल करना पड़ेगा, उसके बारे में बहुत सारी नॉलेज इकट्ठी करनी पड़ेगी। और आप यूट्यूब भी का सहारा भी ले सकते हैं कि बहुत सारी चैनल्स, अब तो साइंस टेक्नोलॉजी का अलग चल रहा है, पॉलिटिकल साइंस का अलग चल रहा है, इंटरनेशनल रिलेशन का अलग चल रहा है। वैसे मैं यूट्यूब चैनल 1-2 ही फॉलो करता हूँ। एक तो ओनली आईएएस बहुत अच्छे से डिस्कस करता है, एडिटोरियल डिस्कशन, और उसका शाम के टाइम वो अपना अपडेट करते हैं 10 या 11 बजे के टाइम, वो एक वीडियो डालते हैं 14 मिनट की, उसमें आपको फिल्म बूस्टर के जो भी पूरे दिन की अच्छी सी न्यूज़ होती हैं वो मिल जाती हैं, वो अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। और एक अब तो विजन आईएएस ने एक वो भी स्टार्ट कर दिया है, जो डेली न्यूज़ एनालिसिस करके 2 पेज का होता है, आप उसको ईजिली से 15 से 20 मिनट में खत्म कर सकते हैं। आपको इसके अलावा मुझे नहीं लगता आपको कहीं और जाना चाहिए। रिवीजन के लिए आपको सबको पता है कि मंथली मैगजीन आती है, तो वहाँ से आप उसको कवर कर सकते हैं। तो हमारा जीएस फर्स्ट हो गया और जीएस सेकंड हो गया, और जीएस सेकंड और जीएस थर्ड तीनों हो गया। अब हमारा रह जाता है जीएस 4। जीएस 4 के लिए 2 बुक मैं प्रेफर करता हूं, और इसके लिए आपको देखो, एक तो ये लेक्सिकॉन की बुक आती है, लेक्सिकॉन की बुक, इसमें जो डेफिनेशंस हैं, जैसे कि अभिवृत्ति किसे कहते हैं और अभिरुचि किसे कहते हैं, सत्यनिष्ठा, जो भी डेफिनेशंस हैं वो इसमें बहुत अच्छे से दे रखी हैं और कंसाइज फॉर्म में दे रखी हैं। आप इससे लेक्सिकॉन से तो इन सारी चीज़ों को पढ़ लेना। और इसके अलावा देखो वो और कुछ टॉपिक हैं, जैसे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का हो गया, और तुम्हारा केस स्टडीज हो गई, ये सारी चीजें ये बुक डी सुब्बा राव की, इसमें केस स्टडी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत अच्छे से दे रखा है, तो वो मैं यहाँ से पढ़ लेता हूँ। तो हमारे चारों पेपर जीएस के अच्छे से हो गए। और ऐसे के लिए तो आपको जब जीएस चारों पेपरों का अच्छे से ज्ञान हो जाएगा, और तो फिर आप ऐसे को अपने आप अच्छे से लिख देंगे।
ऐसे ही हो गया हमारा ऑप्शनल के लिए मेरा हिस्ट्री है, तो वो आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा कि आपकी कौन सी ऑप्शनल है, आपको क्या रखना है, वो उस हिसाब से स्ट्रेटेजी होती है। तो अभी इस वीडियो में हम ऑप्शनल के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ऑप्शनल के बारे में चर्चा करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज हम सिर्फ जीएस के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो अब हम इस जो मेरी स्ट्रेटेजी है, तो सबसे जो बड़ा टास्क होता है ना इस यूपीएससी में, ये सबसे बड़ा टास्क ये है कि आप इस स्ट्रेटेजी को किस तरीके से मेंटेन करें, आप इस स्ट्रेटेजी को कैसे मेंटेन करें और इस स्ट्रेटेजी को किस तरीके से ढालें जिससे कि आप यूपीएससी में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो इसके लिए जो मेरा जो शेड्यूल है और जो मैं इस स्ट्रेटेजी को यूज करता हूं और जिससे मैं अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रख पा रहा हूं, और मैं अपने वर्तमान परिदृश्य में जो महामारी है और ये जो बहुत सारे लोगों को रहा के स्ट्रेस हो रहा है, बाहर नहीं निकल पाते हैं, घर पे यहीं रहते हैं, उसके लिए मैं अपने परफॉर्मेंस को किस तरीके से कंटिन्यू रखता हूं और मोटिवेट होता हूं और मैं अपनी स्टडी को कैसे कंटिन्यू रख पाता हूं, उसके बारे में मैं आपको चर्चा करूंगा। आप देखेंगे और आपको अगर ये चीज़ दिख जाए, अगर आपको अच्छी लगती है तो आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। ठीक है, मैं आप उसके बारे में आपको चर्चा करते हैं फिर। ठीक है दोस्तों, ये देखिए मेरा टाइम टेबल। मैं पूरे दिन में किस तरीके से पढ़ाई करता हूँ और किस तरीके से मेरा एक समय सारणी रहती है। तो ये देखिए दोस्तों, ये देखिए मैं पहले अपना टुडे शेड्यूल बनाता हूँ कि आज का मेरा क्या शेड्यूल है, फिर मैं अपना एक वीकली शेड्यूल बनाता हूँ कि मेरा वीकली मुझे क्या करना है, कैसे क्या है, और आप एक मंथली शेड्यूल बनाना है। हमेशा दोस्तों एक बात ये ध्यान रखिएगा कि जो भी शेड्यूल बनाए ना, वो जो भी तुम्हारे टारगेट्स हो वो छोटे छोटे गोल हो, क्योंकि आप एक बड़ा गोल बनाएंगे तो वो अचीव में नहीं होगा, तो आपको एक डिमोटिवेट करेगा और आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो हमेशा छोटा टारगेट बनाइए और जिससे आप उनको अचीव करें तो एक मोटिवेशन फील आएगा। तो ये देखिए मेरा जो जो पूरे दिन में मैं एक हिस्ट्री अपनी जो ऑप्शनल पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद मैं इकोनॉमिक्स पढ़ता हूँ, फिर मैं उसके बाद पॉलिटी पढ़ता हूँ, फिर मेरा करंट अफेयर्स का रहता है, और फिर मैं अभी प्रीलिम्स का टाइम चल रहा है तो मैं एक नाइट के टाइम एक मॉक क्वेश्चन भी सॉल्व करता हूँ। 100 मार्क्स का जो होता है मैं उसको सॉल्व कर देता हूँ, जैसे कि मुझे अपनी परफॉर्मेंस का पता चल जाता है कि मेरी परफॉर्मेंस कहाँ चल रही है। और ये भी लिखता हूँ कि मुझे पूरे दिन में कौन सा टॉपिक क्लियर करना है। देखो ये लिखा है मॉडर्न हिस्ट्री में मुझे पढ़ना है 1857 से 1948 तक का मुझे कवर करना है। ये इकोनॉमिक्स में बैंकिंग सिस्टम पढ़ रहा हूँ, और मैं पॉलिटी में पार्लियामेंट्री सिस्टम पढ़ रहा हूँ, और देखिए करंट अफेयर्स में मुझे मई और जून का रिवाइज करना है। तो ये मेरा पूरा सिस्टम रहता है, और ये मेरा वीकली टाइम टेबल रहता है कि मुझे कैसे कब जगना है और क्या करना है। तो ये देखिए मैं 5 AM से जगता हूँ और 8 AM तक मुझे हिस्ट्री वाला स्लॉट कंप्लीट करना होता है। फिर उसके बाद मुझे 9 AM मतलब थोड़ा 1 घंटे का ब्रेक लेता हूँ जिसमें मेरे एक्सरसाइज वगैरह होती हैं, और फिर उसके बाद मैं 9 AM से कंटिन्यू करता हूँ और 11 AM तक इकोनॉमिक्स कंप्लीट करता हूँ। फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ और मेरा खाना पीना हो जाता है उसमें, जिसमें 12:30 PM से मैं 4 PM तक करंट अफेयर्स को रखता हूँ। फिर उसके बाद थोड़ा सा मैं आधा घंटे का स्नैपिंग ले लेता हूँ, जैसे कि थोड़ा सा माइंड फ्री हो जाए। इसके लिए मैं 4:30 की, फिर उसके बाद मैं 4:30 से 6:30 पॉलिटिकल साइंस पढ़ता हूँ। फिर उसके बाद मैं एक 8:30 से जो मेरा नाइट में खाने के बाद एक मैं मॉक टेस्ट ले लेता हूँ 8:30 से 10:30, फिर उसके बाद मैं सो जाता हूँ। मेरा जो टोटल स्टडी आवर्स होता है वो 12.5 घंटे होता है, क्योंकि आपको पता है कि अब प्रीलिम्स नज़दीक आ रहा है, तो थोड़ा थोड़ा मैं अपना टाइम को पढ़ने में इंक्रीज करना पड़ रहा है, क्योंकि इससे पहले प्रीलिम्स नहीं था तो थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं होती थी, लेकिन अब प्रीलिम्स है तो बहुत सारे करंट अफेयर्स भी रिवाइज करना होता है, तो इस वजह से मेरा टाइम 12.5 आवर्स का है। और सबसे अच्छा दोस्तों, इस टाइम टेबल को किस प्रकार से मैंने कंटिन्यू रखा और किस प्रकार से मैंने अपनी स्ट्रेटेजी को कंटिन्यू रखा और किस प्रकार से मैं आज भी मोटिवेट होता हूँ, उसके लिए एक साइंटिफिक रीजन है। और साइंटिफिक रीजन इसको और आप अपने पढ़ाई में अगर आप इसको अगर यूज करते हैं तो मुझे लगता है आपको बहुत फायदा हो जाएगी। देखो मैंने किस प्रकार से अपने टाइम टेबल को किस प्रकार से अपने उसको कंटिन्यू रखा है। देखो परफॉर्मेंस मैंने किस प्रकार से उसको एक ग्रुप बना है, एक ग्राफ बना है। ग्राफ में देखो मैंने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे इस प्रकार से मैंने इनको स्लॉट में बांटा है, और ये मैंने आवर्स में बांटा है इस प्रकार 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी 14 आवर्स तक। और फिर मैंने ये देखो वीकली आवर्स का कैलकुलेट करा है मैंने 12.5 घंटा यानी 75 आवर्स मुझे वीकली कवर करना है। फिर उसके बाद मुझे टोटल अचीव, क्योंकि अभी मैंने अचीव नहीं किया है क्योंकि पूरा जो वीक है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, इस वजह से मैंने इसको अभी क्वेश्चन मार्क तक लगा रखा है, और रिजल्ट है जो भी मैंने उसको अचीव क्वेश्चन लगा रखा है। देखो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, जैसे कि मैंने मंडे में 11 आवर्स कंप्लीट किए अपनी पढ़ाई के, और मुझे रोजाना 12.5 घंटे पढ़ना है, लेकिन मैंने 11 आवर्स कंप्लीट किए। तो मुझे फिर मैं नाइट में जब सोते टाइम उसको अपडेट करता हूँ कि मेरा आज 1.5 घंटा मैंने कम पढ़ा है, तो मैं माइनस करके 1.5 घंटा कर देता हूँ कि मेरा आज 1.5 घंटा
कम हुआ है। अब देखो फिर मैं मेरा जो दूसरे दिन का है, फिर मैंने देखो आज 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ लिया, तो मैं इधर पीछे ऊपर लिख लेता हूँ प्लस 30 मिनट मेरी आज एक्स्ट्रा हो गई। फिर देखो मैंने वेडनेसडे के लिए फिक्स 12.5 घंटे पढ़ा है, उसके लिए मैंने खुद को गुड लिख लिया है क्योंकि मैंने पूरा अपना अच्छे से अचीव कर लिया। ये देखो फिर थर्सडे में क्या हुआ कि बहुत सारे काम लग जाते हैं, घर पे भी रहते हैं तो कई बार बहुत सारे काम भी आ जाते हैं और घर की भी बहुत सारी समस्या हो जाती है, तो इस वजह से मेरी ये देखो 9.5 घंटे ही मैंने इस बार कंप्लीट किया, तो मैंने यहाँ -3 आवर्स कर लिया। इस प्रकार से मैं पूरा एक पूरा वीक का वो ग्राफ बना लेता हूँ और फिर मैं उसमें लास्ट में जब टोटल अचीव होता है तो मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ कि मेरा कितना टाइम रह गया है, मुझको कितना अचीव करना है, या मैंने एक्स्ट्रा अचीव कर लिया है या मैंने रिमेनिंग। अगर मैं उसको कम करता हूँ तो संडे के दिन मैं संडे के दिन जो मेरा जो शेड्यूल है वो सैटरडे तक करता है, संडे के दिन मैं जो मेरा अचीविंग जो अगर मेरा कम अचीव होता है तो मैं पहले उसको कंप्लीट करता हूँ, फिर उसके बाद मैं जो भी चीज़ रह जाती है जैसे कि मेरे नोट्स और करंट अफेयर्स वो जो भी अपडेट रहता है वो मैं संडे को कंप्लीट करता हूँ। इस प्रकार से मेरा एक ये स्ट्रेटेजी एक साइंटिफिक वे से मैं इसको पढ़ाई करता हूँ, और आप इस साइंटिफिक तरीके से पढ़ेंगे ना तो आपको ये रोजाना अपडेट करेगा और एक मोटिवेट करेगा, आपको सोते समय भी आपको याद दिलाएगा कि आज मेरा ये टॉपिक रह गया और मुझे कल आपको थोड़ा 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ना है, मुझे ये चीज़ करनी है। तो इस तरीके से आपको एक बाउंड करेगा अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, तो आप इसको यूज करें और बहुत अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार मेरी एक जर्नी रही और इस प्रकार से मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप अच्छे से पढ़ें और आप सभी को मेरी तरफ से बेस्ट विशेस, और जो भी 2020 का जो प्रीलिम्स देंगे उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, और फ्रेशर्स के लिए भी बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पढ़ें और अच्छे से तैयारी करें। धन्यवाद।